आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम बखैर और आफियत होंगे और जी हाँ, बरसात के इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ ले रहे होंगे। कैसरुल जाफरी का एक शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। और इस गज़ल को यूँ तो बहुत से गुलकारों ने गाया है, लेकिन ये गज़ल मशहूर हुई थी मुन्नी बेगम की आवाज़ में। इसका जो शेर है मौसम के हवाले से, इसे बहुत से लोगों ने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से भी इस्तेमाल किया है। यहाँ दोस्तों हम और आप मिलकर इस माहौल को खुशगवार बना सकते हैं, सुहाना बना सकते हैं इस मौसम को। और आजकल तो बड़ा अच्छा वक्त है हमारे लिए और आपके लिए कि आजकल बरसात का मौसम है और ये मौसम शजरकारी के लिए यानी पेड़ों पौधों को लगाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। छोटे छोटे पौधे लगाइए, अपने घरों के आसपास लगाइए, ताकि वो पौधे, नन्हे मुन्ने पौधे जिनकी आप देखरेख करें, जिनकी हम देखरेख करें, बड़े होकर एक नुमायाँ शजर बन सकें, सायेदार शजर बन सकें। न सिर्फ पंछियों को आशियाना मिले, बल्कि मुसाफिरों को साया मिले और धूप में चलने वालों को भी साया नसीब हो। और सबसे अच्छा काम यह है कि आने वाली नस्लों के लिए हम साफ सुथरी हवा मैसर कर सकें, वो माहौल दे सकें जो एक सेहतमंद माहौल हो, वो माहौल जो हम सब के लिए भी फायदेमंद हो और आने वाली नस्लों के लिए भी फायदेमंद हो। यकीनन आज के दौर में सनती तरक्की ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर की है, जिसको मुतासिर किया, वो है माहौलियात। लेकिन जाहिर है कि जब तरक्की होती तो कुछ चीज़ें जद में ज़रूर आती हैं, लेकिन हम और आप अगर बेदार हो जाएं तो हम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आइए हाथ मिलाएं, हाथ जोड़े एक दूसरे के साथ, दिल से दिल मिलाएं और नन्हे नन्हे पौधे लगाएं, उनकी देखरेख करें, उनकी परवरिश करें और एक खूबसूरत मौसम, एक खुशगवार मौसम आने वाली नस्लों के लिए तैयार करें। आइए फिलहाल तो एक नज़र डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर सबीहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को सबीहा का पुरखलूस आदाब और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। खैर मकदम है, आपका प्रोग्राम शुरू हो चुका है और सबसे पहले यकीनन तमाम दोस्त यही जानना चाहते हैं कि भाई क्या कुछ है। वैसे तो पूरा दिन कहीं ना कहीं हम कहीं न्यूज़ पर, टेलीविज़न चैनल हो या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए अपडेट रहते ही हैं, लेकिन सामीन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। खबरें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मुस्तकिल लगातार हर अपडेट पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी नहीं है। आप दिन में 2-3 मरतबा ज़रूर देखिए सुबह उठकर कि भाई क्या हुआ, रात को सोते हुए जब से अब हम देते हैं यहाँ पर न्यूज़, आपको बताते हैं खबरें क्या क्या हैं। कई बार देखने में आता है कि सारा दिन लोग अपडेट रखते हैं अपने आप को, टेलीविज़न चैनल से जुड़े रहते हैं, मोबाइल्स पर अपने न्यूज़ ऐप्स रखते हैं। अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना ये चीज़ें अगर मुस्बत हैं तो ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन अगर मुस्बत नहीं है, मनफी होती है, तो हमारे जहन पर, हमारी सेहत पर अच्छा असर कुछ इसका नहीं पड़ता है, कुछ फिक्र सी होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा लगातार देखते रहना या पढ़ते रहना अच्छा नहीं होता। चलिए खैर, अब तो चूंकि वक्त हो गया है और पूरे दिन में क्या कुछ रहा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की मुआशी और समाजी काउंसिल से खिताब, कहा आज की दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की इफ़ादियत और अहमियत और उसके किरदार का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जनाब मोदी ने कहा कि इस्लाहशुदा अक़वाम मुत्तहिदा से ही इंसानियत की ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रही है और ऐसे मौके पर आलमी तंजीम की उन खिदमात को याद करने की ज़रूरत है जो उसने इंसानों की तरक्की के लिए की हैं। जनाब मोदी ने कहा कि किसी भी कुदरती आफात के दौरान हिंदुस्तान जनूबी एशिया के इलाके में दूसरों की मदद करने के लिए सबसे पहले सामने आता है। कोविड-19 वबा के दौरान हिंदुस्तान ने 150 मुल्कों को तिब्बी नीज दूसरी इमदाद पहुंचाई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया की कोई भी
ताकत हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन को न हाथ लगा सकती है और न उस पर कब्जा कर सकती है। हिंदुस्तान की 2 फार्मा कंपनियों भारत बायोटेक और जायल्स कैडिला ने इंसानों पर कोविड-19 के टीके की मशक शुरू कर दी है। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 6,53,751 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में तलाशी मुहिम के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक और ईरान के सदर हसन रूहानी के मुताबिक मुल्क में 25 मिलियन अफराद कोविड-19 से मुतासिर। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। और चूंकि यहाँ पर बात सेहत की भी आई और हिंदुस्तान हमेशा कोशा रहता है कि न सिर्फ तमाम तरह की अद्वियात या उसके सिलसिले में जो भी कुछ किया जा सकता है नई नई ईजादात के लिए हमेशा पहल करता है, वहीं दूसरे मुल्कों की जैसे वजीर आजम ने कहा भी मदद करने में भी हमेशा पहल करता है। सेहत है तो सब कुछ है और ऐसे में जो इस वक्त हालात हैं ये ज़रूरी भी हो जाता है कि सभी लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें, अपनी सेहत के लिए जो भी कुछ तदाबीर हो सकती हैं वो की जाए। तो चलिए अब नज़र डालते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो क्या मशवरे हमें हर दिन देते हैं। हर दिन कोई ना कोई डॉक्टर मदऊ होता है, कोई ना कोई सलाह आपको दी जाती है। आज क्या कहते हैं सुनते हैं। आदाब, मैं डॉक्टर मोहम्मद अतहर अंसारी, प्रोफेसर शोबा कम्युनिटी मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं इससे पहले बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका हूं, जिनमें ख़ासकर यूनिसेफ है, WHO है, रोटरी इंटरनेशनल है, वर्ल्ड लर्निंग USA है, किड्स विद विज़न है अमेरिका की। इसके साथ साथ बहुत सी तंजीमें जो हमारे मुल्क के अंदर काम करती हैं सेहत के शोबे में, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ICMR है, ICSSR है और दीगर तंजीमें हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट, मेरा शोबा कम्युनिटी मेडिसिन है, यानी कि हम लोग फील्ड में काम करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ी जो उसका पहलू है उस पे काम करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे। तो इसी सिलसिले से आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, उस बीमारी जिसने कि पूरे दुनिया में एक बड़ी भयानक, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर ली है। मेरी मुराद कोविड-19 से है। आपको ये पता होगा कि ये चाइना और जो 20% जो रह जाते हैं जिनमें बीमारी ज़्यादा महलिक और सीवियर होती है, उनमें ख़ासकर बुज़ुर्ग और बच्चे शामिल हैं, या वो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दूसरी बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या कैंसर है। इन लोगों में ज़्यादा सीवियर डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो इन लोगों को ख़ासकर एहतियात करनी है। जैसा कि आपको पता है कि ये वायरल डिजीज़ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसके लिए कहते हैं कि ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ द प्रिवेंशन। तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम जितने हम कर सकें वही कारगर साबित होंगे और इसके लिए कुछ चीज़ें हमें करनी हैं और कुछ नहीं करनी है। कहते हैं रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करना है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स क्या है? रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यही है कि जब आपको खांसी आए या छींक आए तो आपको अपने चेहरे को, अपनी नाक को, अपने मुंह को किसी रुमाल से ढकना है, या अगर कोई कपड़ा नहीं है तो कम से कम अपने हाथ से अपनी कोहनी को मोड़ के अपने चेहरे को ढकना होगा, ताकि उसका इन्फेक्शन जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलता है, एक दूसरे के छींकने खांसने से फैलता है, तो उसको रोका जा सके, मतलब उसकी काफ़ी दूर तक वो जा सकता है। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो यहीं तक लिमिटेड हो जाएगा। इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। साबुन इसलिए कहते हैं कि जो वायरसेस हैं इनकी आउटर लेयर जो है वो फैट की या लिपिड की बनी होती है, और साबुन को हम जानते हैं साबुन चिकनाई का दुश्मन है।
जैसे ही हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं इसकी लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और ये वायरस ये ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। तो इसका हमको कसरत से इस्तेमाल करना है। जब भी हम कहीं बाहर से आएँ, कोई चीज़ छुएँ तो हमको अपने हाथों को धोना है, चेहरे को भी धोना है। चेहरे को बिला ज़रूरत छूना नहीं है, आँख को, मुंह को, नाक को इसको बचा के रखना है। सोशल डिस्टेंसेस की बात हो रही है, दूरी बनाए रखने की, उसको भी हमको फॉलो करना है। भीड़ वाले इलाकों से परहेज़ करना है, जहाँ तक मुमकिन हो उससे दूर रहें और एक दूरी बनाए रखें। वैक्सीन इसकी अभी अवेलेबल नहीं है, रिसर्च चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में एक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और जिससे इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, अपने को बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम सबको ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। जैसे हमने इससे पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सी मुहिम में शरीक हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमारे रहे हैं। हमने पोलियो को हिंदुस्तान से ख़त्म किया है, स्मॉल पॉक्स या चेचक को पूरी दुनिया से ख़त्म किया है। इसी तरह से हम भी इस पर काबू पाएंगे। दोस्तों, इस कायनात पे पाई जाने वाली सबसे अहम शय पानी है। कहते हैं कि तमाम ग्लोब का 1/3 जो है पानी है और वो इस कदर ज़रूरी है कि कहते हैं कि अगली जो जंग अजीम होगी, वर्ल्ड वार होगी, वो पानी के लिए होगी। बहुत सी जगहों पर पीने के पानी की कमी होने लगी है। माहौलियाती तब्दीली के बायस जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। मेरा मकसद कोई साइंसी टॉपिक पर गुफ्तगू करना नहीं है। आज की जो शायरा हमारे साथ हैं और यकीन कीजिए कि शायरी ने हर मौजू को अपने अंदर समोया है। हर दौर में मुख्तलिफ मौज़ूआत शायरी के अंदर रहे हैं और मौजूदा दौर के हवाले से अगर बात की जाए तो जो वक्त के तकाज़े हैं वो शायरी यानी उर्दू शायरी बराबर पूरे कर रही है। आज हमारे साथ कराची पाकिस्तान से मोहतरमा रुबीना मुमताज़ रूबी कलाम शायर के तहत मौजूद हैं, लेकिन उनकी शायरी का एक पैगाम भी है। पैगाम क्या है? सेव वाटर सेव लाइफ। ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाएं। कलाम शायर के तहत मोहतरमा रुबीना मुमताज़ रूबी का कलाम पेश खिदमत है। कलाम शायर। मुझे रुबीना मुमताज़ रूबी कहते हैं। मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से और शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ। आज आपकी खिदमत में एक नज़म लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका उन्वान है पानी। ज़िंदगी के जो चार हैं एलिमेंट, ज़िंदगी के जो चार हैं एलिमेंट, गरचे सभी बहुत हैं इम्पोर्टेंट। एक जुज़ इसका पर जो पानी है, अहमियत उसकी सबने जानी है। कौन सी जा नहीं है ये मौजूद, आसमां ता ज़मीं है इसका वजूद। फूड से है करीबी रिलेशन क्योंकि है हेल्पफुल इन डाइजेशन। प्रोटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट, काम इसका बहुत है इम्पोर्टेंट। है रवां हूँ बजिस्म इंसानी, इसका भी ज़िम्मेदार है पानी। तुम जो लेते हो बारिशों का मज़ा, जान लो इसकी अहमियत भी ज़रा। सबसे खालिस शक्ल है पानी की, कितने बीमारों को शिफा बख्शी। गो है ख़तरा ये सूरत सैलाब, गो है ख़तरा ये सूरत सैलाब, इसमें जीती है पर हयात याब। ये है एक ज़रिया तिजारत भी, ये है ज़रिया सैर सियाहत भी। तैरती बर्फ़ क्यों है पानी पर, तैरती बर्फ़ क्यों है पानी पर, और थोड़ा करो अगर इस पर। आंसर इसका सीधा सादा है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। ये भी है एक करिश्मा पानी का, इससे होती है बरक़ी रौ पैदा। फिर भी दिन रात करके इसका ज़ियां कर रहे हैं हम अपना ही नुकसान। लम्हा भर के लिए जो सोचो तुम, पानी को बेसबब न फेंको तुम। कदर करते हैं नेमतों की वही, जिनको नेमत कोई मिली न कभी। पानी की अहमियत को जानो तुम, बात मेरी ज़रा जो मानो तुम। कदर इस नेमत खुदा की करो, ज़ाया उसको यूँ बेवजह ना करो। शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतों और आप सबकी समातों की नज़र एक गज़ल करना चाहती हूँ। कहानी अश्कों से कोई बयां नहीं होती, कहानी अश्कों से कोई बयां नहीं होती। हर एक बात भी लेकिन नेहा नहीं। समझने वाले तो वैसे ही जान जाते हैं, समझने वाले तो वैसे ही जान जाते हैं। मोहब्बतों की कोई भी ज़ुबान नहीं होती।
نہ چاہتے ہوئے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، وگرنہ سچ ہے یہ تلخی کہاں نہیں ہوتی۔ انا کے خول سے باہر جو تم نکل آتے، انا کے خول سے باہر جو تم نکل آتے، خلش جو آج ہے وہ درمیاں نہیں ہوتی۔ وفا کی راہ میں کتنے ہوئے ہیں خاک مگر، وفا کی راہ میں کتنے ہوئے ہیں خاک مگر، محبتوں کی فنا داستاں نہیں ہوتی۔ جو روبی کہہ نہیں پاتی وہ بولتا ہے قلم، جو روبی کہہ نہیں پاتی وہ بولتا ہے قلم، کہا ہے کس نے قلم کی زبان نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ کو سکون کا احساس ہوا ہوگا، اور جس طرح سے انہوں نے پانی کے بارے میں، یعنی محترمہ روبینہ ممتاز روبی نے پانی کے حوالے سے جو شاعری بیان کی ہے، جو کیمسٹری بیان کی ہے، وہ یقیناً آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ماحولیات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ سب محفوظ رہے، ایک بڑی تعداد ہمارے ملک میں اس وبا سے محفوظ ہے۔ یہ قدرت کا بڑا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اور دوسری یہ بات اہم رہی کہ ماحولیات میں بڑا توازن آ گیا ہے، بڑی صفائی ستھرائی ماحولیات میں نظر آنے لگی ہے، آلودگی میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے، اور ماحولیات اور موسمی تبدیلی، یہ جو ایک قدرت کا نظام ہے، اسی کے تحت لاک ڈاؤن کے حوالے سے، یعنی کہ لاک ڈاؤن اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاراشٹر سے جناب اشفاق عمر صاحب۔ آئیے سنیں کیا فرماتے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں، ذرا توجہ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اشفاق عمر مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہوں۔ مقابلہ جاتی امتحانات بالخصوص سول سروسز سے متعلق کچھ کام ہیں، مختلف اخبارات میں مضامین چھپتے رہے ہیں مختلف موضوعات پر، اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں۔ یہاں پر میں ایک مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں، لاک ڈاؤن میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہوئی اس سے متعلق باتیں ہیں۔ اس میں مضمون کا عنوان ہے لاک ڈاؤن اور ماحولیاتی تبدیلیاں۔ پنجاب سے ہمالیہ کی چوٹیوں کا نظر آنا اور اوزون تہہ کی بھرپائی خوش آئند باتیں ہیں۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیانی عرصے میں برطانیہ، یورپ، شمالی امریکہ اور پھر پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر زندگی کے تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعتی انقلاب نے انسانی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ صنعتی انقلاب نے ہر شعبے میں مشینوں کو فروغ دیا اور دنیا نے ہر شعبے میں ہونے والی پیداوار کو ایک نئے انداز میں پھلتے پھولتے دیکھا۔ صنعتی انقلاب ایک رحمت بن کر سامنے آیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ صنعتی انقلاب آلودگی کی صورت میں خرۂ ارض کے لیے باعث زحمت بنتا گیا۔ ہر سطح پر ہونے والی آلودگیوں نے انسانی زندگی کو ہر محاذ پر نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ آلودگیاں صنعتی آلودگی، زرعی آلودگی، صوتی آلودگی، فضائی آلودگی، پانی کی آلودگی وغیرہ ناموں سے جانی گئیں۔ یہ آلودگیاں مادے کی تینوں حالتوں یعنی ٹھوس، مائع اور گیس کی صورت میں سامنے آئیں۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے دنیا بھر میں مختلف افراد اور تنظیمیں سرگرم عمل رہیں۔ موجودہ وقت میں اس تحریک میں بچے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم نام گریٹا تھنبرگ کا ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والی ماحولیاتی تبدیلی کی اس 16 سالہ کارکن نے اقوام متحدہ میں اس موضوع پر ایک جذباتی تقریر میں کہا، یہ سب غلط ہے، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے سمندر کے پار اپنے اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود آپ سب امید کے لیے ہم نوجوانوں کے پاس آتے ہیں، آپ کو جرأت کیسے ہوئی؟
آپ نے اپنے کھوکھلے الفاظ سے میرے خوابوں اور میرے بچپن کو چرا لیا ہے۔ پھر بھی میں کچھ خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں۔ لوگ مشکل میں ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہمارا پورا ماحولیات تباہ ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر معدومیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ صرف باتیں کر رہے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں پیسوں اور ابدی اقتصادی ترقی کی طلسماتی کہانیوں کی۔ آپ کو جرأت کیسے ہوئی؟ انہوں نے بہت کھل کر اپنی باتیں کہی تھیں۔ 2019 کے ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق گریٹا تھنبرگ اور دنیا کے دیگر 15 بچوں نے گلوبل وارمنگ سے نپٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہ کرنے پر اقوام متحدہ میں دنیا کے 5 اہم ملکوں ارجنٹینا، برازیل، فرانس، جرمنی اور ترکی کے خلاف پٹیشن فائل کرنے کا فیصلہ کیا، جو بچوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ ان میں بھارت کی 11 سالہ ردھیما پانڈے بھی شامل ہیں۔ انسان تو اس کرۂ ارض کی حفاظت میں ناکام رہا۔ موجودہ عالمی لاک ڈاؤن نے انسانی زندگی کو تھما دیا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ اس لاک ڈاؤن کے نقصانات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، جو غلط بھی نہیں ہیں، مگر قدرت ماحولیات کو سدھارنے کے اپنے کام کو کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مثبت ماحولیاتی تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ماہرین ماحولیات نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن کے بعد اوزون کی تہہ میں بنا شگاف خود بخود بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ فیکٹریوں کے بند ہونے اور گاڑیوں کے استعمال کے کم ہونے کی وجہ سے چند ہی دنوں میں شہروں اور صنعتی مراکز سے آلودگی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ صوتی آلودگی یعنی آواز کی آلودگی اور پانی کی آلودگی کی سطح بھی کم ہو رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن نے جنگلی زندگی کو بھی تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ ٹریفک اور ماحولیاتی آلودگی سے جنگلی جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں اور مچھلیوں کو پہنچنے والا نقصان تھم سا گیا ہے۔ فضائی آلودگی کے چلتے ہندوستان کے باشندوں سے کوہ ہمالیہ کی فلک بوس پہاڑیاں اور ان کی چوٹیاں چھپ گئی تھیں، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو فضائی آلودگی میں کمی آئی ہے تو یہ چوٹیاں دوبارہ نظر آنے لگی ہیں۔ جلندھر سے 200 کلومیٹر دور ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب سب کے سامنے یہ ماحولیاتی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان انہیں قائم رہنے دے گا؟ کیا کرونا وائرس کی وبا ختم ہونے کے بعد دنیا واپس ماحولیات دشمنی کے اپنے رنگ میں آ جائے گی اور یہ ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں اپنا اثر کھو دیں گی؟ قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اگر ہم اب بھی نہ بدلے تو یقیناً پھر سے پریشانیوں کا دور آ سکتا ہے، اور پھر شاید وہ پریشانیوں کا دور کبھی ختم نہ ہو۔ شکریہ۔ امید ہے دوستو گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بچے بھی کس طرح سے اپنے اگر اندر بیداری لے آئیں، ہمارے اسٹوڈنٹس تو کس طرح سے وہ ماحولیات کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، کس طرح سے ملک میں بیداری لا سکتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے چلیں موسیقی کی دنیا میں، جہاں غزل سرا ہیں غلام علی۔ مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، سفر جانے ابھی کتنا پڑا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے،
سفر جانے ابھی کتنا پڑا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے۔ مکان کے سب مکین سوئے پڑے ہیں، مکان کے سب مکین سوئے پڑے ہیں، ہوا کا شور مجھ سے کہہ رہا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، سفر جانے ابھی کتنا پڑا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے لیکن، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے لیکن، دلوں کے بیچ کتنا فاصلہ ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، سفر جانے ابھی کتنا پڑا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے۔ جسے ملنے تم آئے ہو یہاں پر، جسے ملنے تم آئے ہو یہاں پر، وہ کب کا اس مکان سے جا چکا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، سفر جانے ابھی کتنا پڑا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، تھک گیا ہے، تھک گیا ہے۔ तमाम सुनने वालों को सब यहाँ की तरफ से एक बार फिर से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते। कैसे मिजाज आप सबके? मैं फिर से आ गई हूँ। अच्छा लगता है, आप सबसे बहुत सारी बातें करने का बहुत दिल चाहता है। बड़ी नेक ख्वाहिशात आप सबके लिए रखते हैं, इतनी मोहब्बतें हैं आपको भी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से कि आप सब लोगों की मौजूदगी हमारे प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत होती है। सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम हर दिन, और हर दिन की कोई ना कोई एक ख़ास बात भी होती है, जैसे कि आज के दिन की भी एक ख़ास बात है। एक शेर है सामीन, उस दिन के बारे में बात करने से पहले वो मुझे याद आ रहा है
आपने बारहा सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। कई सारी फिल्मों की ओपनिंग के लिए भी उस शेर का इस्तेमाल किया गया। शेर है कि सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। इकबाल साजिद साहब का ये शेर है, बल्कि शेर क्या है, ये पूरी गज़ल है उनकी, और उसका ये पहला शेर है। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। और जहाँ तक बात है इस शेर की, जो ये अपने अल्फाज से ही गोया बयां कर रहा है कि उन शख्सियात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो डूब भी जाते हैं तो उनके डूबने के बाद भी उनका काम, उनका नाम, उनके काम के ज़रिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनका जो नाम है वो उनके कामों के ज़रिए हमेशा दरख्शां सितारे के मानंद चमकता रहता है। वो शफक बाकी रहती है जो सूरज डूबने के बाद भी काफ़ी देर तक आसमान पर दिखाई देती है। ये वो लोग होते हैं जो इंसानियत की फलाह के लिए लगातार काम करते हैं, तन मन धन सब कुछ त्याग देते हैं, एक अजब सा जज्बा लेकर आते हैं दुनिया में और काम करते हैं इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, और उनका काम उनके जाने के बाद भी जारी रहता है। बल्कि इस तरह से जारी रहता है कि पूरा दिन आज बैनुल अक़वामी सतह पर मनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जनाब नेल्सन मंडेला साहब की। जनूबी अफ्रीका के सदर रहे नेल्सन मंडेला साहब, और किस तरह उन्होंने रंग व नस्ल के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। तकरीबन कई दहाइयों पर मुहित रही उनकी वो लड़ाई, बल्कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक उनकी ये लड़ाई के किसी भी तरह का रंग का, नस्ल का भेद ना हो, दुनिया में सब इंसान हैं, सबको बराबरी के हुकूक होने चाहिए, ये उनकी लड़ाई के बारे में हम सभी जानते हैं। और बड़े पुरअमन तरीक़े से उन्होंने इस कॉज़ को, इस लड़ाई को, इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया था, और पुरअमन तरीक़े से बढ़ाने की वजह से ही अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके इस यौम पैदाइश को बैनुल अक़वामी सतह पर नेल्सन मंडेला दिन के तौर पर मनाने की शुरुआत की थी। और अमन का नोबेल इनाम भी नेल्सन मंडेला साहब को दिया गया था। बहरहाल ये जो दिन है, ये तकरीबन ये समझिए कि सन 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में बाकायदा ये पास किया गया था रेजोल्यूशन कि उनके दिन को उसी कॉज के लिए आगे बढ़ाने के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये दिन तब से यानी 2010 से मनाया जा रहा है। नेल्सन मंडेला जी के बैनुल अक़वामी सतह पर मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर, उनकी पैदाइश के दिन पर। अब एक शख्स जो भी काम शुरू करता है सामीन, उसका काम यकीनी बात है कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक चलता है, लेकिन उसके बाद दूसरे लोगों को उस सिलसिले में जुड़ जाना चाहिए, उस कारवां में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि वो जो एक मकसद था वो फौत ना हो। जिस कॉज के लिए एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, और मंडेला साहब के बारे में तो ये हम सभी जानते हैं कि तकरीबन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 दहाइयाँ, लगभग 27 साल जेल में भी गुजारे, सऊबतें बर्दाश्त की और इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए लगातार काम किया। और न सिर्फ उन्होंने काम किया, बल्कि उसकी कीमत भी उन्हें इस तौर पर चुकानी पड़ी कि एक शख्स, ये समझिए कि मतलब 27 साल का कितना लंबा अरसा तमाम दुनिया से दूर, तमाम ज़िंदगी की आसाइशों से दूर, अपने लोगों से दूर, एक दूर दराज इलाके में जेल की सलाखों के पीछे बंद ये बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका जज्बा फौत नहीं हो रहा। तो इस जज्बे की आज की दुनिया में भी सामीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये दिन मैंने आपको इसीलिए बताया कि जिस तरह मंडेला साहब ने कोशिशें की और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम किया, ख़ास तौर पर ये जो अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक रिवाज है काले और गोरे का भेदभाव, बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में ये, और किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव, किसी भी तरह की कोई तफरीक, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे हो, नस्ल की बुनियाद पे हो, ज़ात की बुनियाद पे हो, रंग की बुनियाद पे हो, इनके ख़िलाफ़ हमें और आपको, एक आम इंसान को भी हमेशा आगे आना चाहिए। एक खामोशी या एक जो चुप्पी होती है उसको तोड़ना चाहिए, डर और खौफ से आज़ाद होकर अपनी बात को किसी एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए रखना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, अगर ये भी डर जाते
या फिर इन्हें भी लगता कि कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो क्यों लड़ते इतनी लंबी लड़ाई। ये न सिर्फ उन्होंने लड़ाई लड़ी बल्कि इस कॉज को आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया गया है और आज का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ये कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया में, चूंकि वो खुद अमन के शहदाई थे नेल्सन मंडेला साहब, तो इस दिन का मकसद भी यही है मनाने का कि पूरी दुनिया में अमन और शांति का क़याम हो जाए और ये जो रंग भेद है, ये नस्ली जो तफरीक है, इसको ख़त्म किया जाए जिस तरह से भी मुमकिन हो। इसके अलावा इंसानी हुकूक़ की अगर कहीं खिलाफ वर्जी होती है, वो पामाल किए जाते हैं, तो इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी को रोका जाए। किसी भी तरह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे रोका जाए, तमाम लोगों को बराबरी के हुकूक़ दिए जाएं। तो इसी कोशिश को आगे लेकर चल रहा है ये कारवां, जो आज के दिन नेल्सन मंडेला साहब को याद करते हुए हम ये दिन भी मना रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको कि इन तमाम चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मतवाले, ऐसे अमन के मतवाले हैं, रंग भेद के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग हैं, जो बिला तफरीक आज भी बिना किसी मफाद के, बिना किसी गरज और लालच के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी एक ग्रुप का या किसी एक शख्स का ये काम नहीं है, ये तो मेरा भी काम है, ये तो आपका भी काम है कि हम भी जहाँ तक मुमकिन हो इस कॉज को आगे बढ़ाएं। बात करते करते पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ मैं भी अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। थोड़ा सा कभी सोचिएगा फुर्सत मिले तो। फ़िलहाल आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की सभी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।